सर हमारे स्टॉक रूम में आग लग गई है। हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है सर। हमारी कंपनी को पहली बार इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वो तो मिलना ही था, मेरे बहू के शुभ कदम जो घर में पड़े। मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हेलो। Oh God! तुम ठीक हो? ज्यादा चोट लगी तुम्हें? नहीं, बस मैं ठीक हूँ। चैतन्य ये सब अनुपमा क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? लेकिन इतनी रात गई बेटे, तुम यहाँ क्या कर रही थी? माँ वो पानी। पानी? लेकिन पानी का गिलास तो तुम्हारे पलंग। अब समझी मैं। भगवान का लाख लाख शुक्र कर कि ये ठीक है। चलो बेटी खड़े हो सकते हो? आज शादी के बाद 6 महीने तक अगर तुम में और अनुपमा बिटिया में पति पत्नी के संबंध कायम हुए तो अनुपमा बिटिया की जान को खतरा हो सकता है। अनुपमा बिटिया की जान को खतरा हो सकता है। अनुपमा बिटिया की जान को खतरा हो सकता है। धन्यवाद। मैं अभी आई। इंद्रजीत। गुड मॉर्निंग मॉम। ये क्या हरकत है? चैतन्य की शादी पे नहीं पहुंच पाए, कम से कम दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए तो तुम्हें घर पे मौजूद रहना चाहिए था। मॉम एक बहुत ही जरूरी मीटिंग थी। मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है मॉम? इतना कुछ तो आप कर रही हैं उस अनाथ। इंद्रजीत खबरदार, ये मत भूलो कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है। अब चलो और अपनी भाभी से मिलो। बाद में मॉम, बाद में। नहीं, तुम उससे अभी मिलोगे। अनुपमा बेटे, ये तुम्हारे देवर हैं इंद्रजीत, अनुपमा। भाभी के पैर छुओ। हाँ जी।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भाभी जी, अरे आ गया। हाँ मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। माँ साहब को बुलाती ही होंगी चैतन्य और उसकी बीवी अनुपमा से मिलवाने के लिए। अनुपमा से तो माँ ने मुझे मिलवा ही दिया। भाई एक बात तो माननी ही पड़ेगी, उस अनाथ को बीवी बहुत खूबसूरत मिली है। ओह, तो क्या वो आपकी पद्मिनी से भी ज्यादा खूबसूरत लगी? अरे क्या बात करती हो पद्मिनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? जानती हो मेरे लिए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत तुम ही हो। इंश्योरेंस वाला कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर दो और फिनिश करो। क्या हुआ? स्टोर हाउस का तो सारा इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन स्टोर हाउस में जो माल था वो इंश्योर्ड नहीं था। उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन वो भी छोटा मोटा नुकसान नहीं है। चिंता क्यों करता है? अगर भगवान ने मुसीबत में डाला है तो उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता भी ऊपर वाला ही दिखाएगा। डोंट वरी। कैसा रास्ता वीरेन? किस रास्ते की बात कर रहे हैं तुम? मैं तो हर तरफ से बर्बाद हो चुका हूं। विक्रम, तू ऐसे क्यों कह रहा है? मैं देखती हूँ। शारदा जी, अरे आओ आओ बेटा। कैसी है शारदा जी? मैं अच्छी हूँ माया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आओ। इतने सारे जेवरात, इस मनहूस की तो काया ही पलट गई। मेरी बेटी की खुशियां छीनने वाली, देखती हूँ कब तक सुखी रहेगी तू। क्यों माया, नजरें नहीं हट रही मेरी बहू के चेहरे से? देखा कैसा खिल उठा है इसका रूप। कह रही हैं आप शारदा जी, बड़ी प्यारी लग रही है मेरी अनुपमा। सच बेटा, बहुत याद आ रही थी तेरी। आना, आओ बेटा, आइए। कैसे हैं? एक्चुअली मैं अनुपमा को अपने कुल देवी के मंदिर ले गई थी माथा टिकवाने। सोचा वापसी में आप सबसे मिल लें, आपको प्रसाद भी दे दें, और वैसे भी अनुपमा को आप सबकी बहुत याद आ रही थी। इसी बहाने ये भी आपसे मिल लेगी। लीजिए भाई साहब, ये प्रसाद खाइए और हमें बधाई दीजिए। भाई साहब, वो हमारी यूके वाली डील थी ना, वो फाइनल हो गई। यूके वाली डील? हाँ, हम तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ बैठे थे, लेकिन बहू के शुभ कदम क्या हमारे घर में पड़े,
बस हमारे तो भाग्य ही खुल गए, हमें करोड़ों का फायदा हुआ है। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, आपकी बेटी हमारे लिए साक्षात लक्ष्मी है। मेरी दीदी कोई अभिशाप, कोई श्राप नहीं है, कोई श्राप नहीं है। उनको इस घर से गए हुए 4 घंटे भी नहीं, और आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। सोचिए, अनुपमा दीदी आपके लिए वरदान है, आपके लिए वरदान, क्या अभिशाप, क्या अभिशाप। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, पद्मिनी की चमक तो अनुपमा के सामने फीकी। हाँ हाँ, इतने सुंदर चेहरे को कहीं नजर न लग जाए। और शारदा जी, क्या दे रही हो अपनी नई बहू को मुंह दिखाई में? अब इतना सुंदर चेहरा है तो मुंह दिखाई भी उतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पद्मिनी, जरा तिजोरी की चाबियां तो देना। पद्मिनी, जरा तिजोरी की चाबियां तो देना। पद्मिनी, मैंने तिजोरी की चाबी मांगी तुमसे। थैंक यू। मासा ने हमसे तिजोरी की चाबी क्यों मांग ली? जरा देखे तो आखिर वो करना क्या चाहती है। मासा, लगता है आपने गलती से एक खानदानी हार बाहर निकाल लिया है मुंह दिखाई में देने के लिए। नहीं पद्मिनी, गलती से नहीं, मैंने अपनी खुशी से ये खानदानी हार बाहर निकाला है अनुपमा को मुंह दिखाई में देने के लिए। माँ साहब जो भी कर रही हैं हम उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन आप जानती हैं ये एक खानदानी हार है। आपकी सास ने आपको इसे दिया है और कायदे से इसे आपको आपकी बहू को देना चाहिए, ना कि एक अनाथ की पत्नी को। पद्मिनी, चैत्र घर का बड़ा बेटा है और अनुपमा इस घर की बड़ी बहू है। आइंदा से ऐसे अल्फाज ना तो कभी अपने दिल में लाना और ना ही अपनी जुबान पर। ये लो बहू, ये तुम्हारा मुंह दिखाई का जोड़ा और ये 9 लखा हार है। बेटी, ये हार हमारा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहू को दे रही हूं। इन गहनों पर गुस्सा क्यों निकाला जा रहा है? इस गुस्से का कारण जान सकता हूं? हम क्या करें इन गहनों को लेकर? वो खानदानी हार तो मासा ने उस अनाथ की पत्नी के गले में पहना दिया। ओके, तो बस इतनी सी बात। एक हार के लिए अपना इतना खून जला रही हो? स्वीटहार्ट, मैं कल ही तुम्हारे लिए ऐसे 10-20 हार बनवा दूंगा। हमें नहीं लगता कि आप समझ पाएंगे उस खानदानी हार की अहमियत। इस तरह के हजारों गहने भी अगर आप हमको बनवा के देंगे ना, फिर भी हमें चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उस खानदानी हार पर सिर्फ हमारा और हमारा हक है। लेकिन मासा इतनी दयालु है कि उठाकर दे दिया उस अनाथ की पत्नी अनुपमा को। तो क्या हुआ अगर माँ ने वो हार
अनुपमा को दे दिया। एक बात हमेशा याद रखना, इस खानदान का असली वारिस मैं हूं। ये जो कुछ भी है उस पर सिर्फ मेरा हक है। और तुम्हें तो इन गहनों की परवाह भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा गहना किसी बहू के पास और क्या हो सकता है। जो तुम्हारे पास है मेरी पत्नी के पास है, उस अनुपमा के पास तो नहीं। इन छोटी छोटी बातों का टेंशन मत लिया करो, ऑलराइट? एक्सक्यूज मी। अगर तेरी इजाजत तो मैं राज़ दिल बता दूं। हो अगर तेरी इजाजत तो मैं राज़ दिल बता दूं। नया आसमां बना के, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम। अनु, तुमने अपने प्यार का ये खूबसूरत अनमोल सा तोहफा देकर मेरी जिंदगी की काया ही बदल दी। मैं भी तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। इस सिंदूर के रंग में मेरे प्यार का रंग छुपा है। ये छोटा सा तोहफा नहीं, ये तो मेरा अच्छा नसीब है। सिंदूर तो एक दुल्हन का श्रृंगार होता है। आप खुद ही अपने हाथों से मेरी मांग सजा दो। जो आपकी आज्ञा। मैं सितारों से मेरी जानूं, तेरी मांग जगमगा दूं। नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। हो अगर तेरी इजाजत तो मैं राज़ दिल बता दूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कांटा चुभ गया। शादी के बाद 6 महीने तक अगर तुम में और अनुपमा बिटिया में पति पत्नी के संबंध कायम हुए तो अनुपमा बिटिया की जान को खतरा हो सकता है। अनुपमा बिटिया की जान को खतरा हो सकता है। ये क्या?
चैतन्य इस वक्त कहाँ जा रहा है, वो भी आज की रात? सब कहते हैं कि अनुपमा चांद का टुकड़ा है, तो इस चांद के टुकड़े के होते हुए चैतन्य को कहाँ जाने की जरूरत पड़ गई? क्या बात हो सकती है? चलो देखते हैं। सुनिए जी बड़ी बहू। आपने चैतन्य को देखा है? हाँ चेतन साहब, उनको काफी देर पहले बाहर जाते हुए देखा था। कहीं चले गए, वो भी आज की रात, मुझे अकेली छोड़कर? शादी के बाद 6 महीने तक अगर तुम में और अनुपमा बिटिया में पति पत्नी के संबंध कायम है, अनुपमा बिटिया की जान को खतरा, अनुपमा बिटिया की जान को, अनुपमा बिटिया की जान को खतरा, अनुपमा बिटिया की जान को खतरा। क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बार बार उस पंडित की बातें मेरे जहन में क्यों गूंज रही? क्या सही में मेरी अनुपमा से नजदीकियां उसके लिए घातक हो सकती हैं? ये सब बकवास है, पर अचानक उसका सीढ़ियों से गिरना और ये क्या पंडित जी की कही बातें सही हैं? क्या अनु के खातिर मुझे पंडित जी की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? पर मैं क्या करूं? मैंने तो अनुपमा से उसे हर पल खुशियां देने का वादा किया था। आज सुहाग रात के दिन मैं उसे अचानक यूं अकेला छोड़ के आ गया। न जाने वो क्या सोच रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। चैतन्य मुझसे नाराज क्यों है? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी? कैसी कश्मकश है। दूरियां भी दर्द दे रही है और नजदीकियां भी। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? अनुपमा, जीती रहो बेटी। तुम्हें बहू के रूप में पाकर मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। अब भगवान से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य किधर है? माँ, वो चैतन्य सो रहे हैं। चैतन्य? चैतन्य, तुम वहां से कहाँ आ रहे हो? बहू तो कह रही थी कि तुम सो रहे हो। वो माँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने ही चैतन्य को भेजा था मंदिर शगुन का सामान देने के लिए। अच्छा, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। नाराज हो? नाराज क्यों होंगी?
और मैं तो आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। जरूर कोई वजह होगी, वरना आप मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाते। अनु, माँ से जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ा उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। यू ट्रस्ट मी ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। मनोज, जी सर। अभी मुझे कल से इस दफ्तर में दिखना नहीं चाहिए। नहीं दिखा जाएगा सर। सॉरी सर, दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, दोबारा ऐसी प्लीज। आओ। छोड़िए भी सरकार है गुस्सा। तो ये बताइए कि कल रात का जो मामला था वो फिट था या नहीं? It was all right. वही तो सरकार, अब इतने समय से आपके साथ में रह रहा हूँ, अब आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। अब देखते जाइए बस, ये बंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। बस वो सरकार थोड़ा सा कितना चाहिए? फिलहाल सरकार 50-60 हजार में काम चला लूंगा मैं। ठीक है, जाके मेरे अकाउंट से ले लो। वो तो मैं ले लूंगा सरकार, लेकिन अगर बड़ी मालकिन ने पूछा तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि पिछले काफी समय से आप काफी सारा पैसा ले चुके हैं। माँ को मैं संभाल लूंगा मनोज। जाओ जरा वो दिल्ली के एक्सपोर्टर वाली फाइल मुझे भिजवा देना। वो फाइल तो बड़ी मालकिन ने बड़े मालिक के केबिन में रखी है। जब बड़ी मालकिन आएंगी तभी वो फाइल मिलेगी। गॉड, ये माँ का भी ना पता नहीं, पापा के केबिन में किसी को कदम रखने नहीं देती। अब बैठे रहो या इंतजार करते रहो। माँ आएंगी, केबिन खुलेगा, तभी वो फाइल मिलेगी। इरिटेटिंग। मैं तो वही कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ सरकार, आपको आपके पिताजी की कुर्सी पर ही बैठना चाहिए बस। बैठूंगा मनोज, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। राम 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 माया पुत्र, इसे कहते हैं वार उल्टा पड़ना। हमने तो सोचा था कि इस मनूस को उस अनाथ के पल्ले बांध देंगे जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं। पर देख तो सही, फेरे होते ही शारदा जी ने इस मनूस अपशक्नी को 25% की हिस्सेदार बना दिया और करोड़ों की मालकीन है। अब तो ये अपशक्नी मनूस अनुपमा ना खुशियों की दुनिया सजाएगी। हाँ? कैसी खुशियों की दुनिया माँ? मैंने पंडित जी के साथ मिलकर एक बड़ा ही जबरदस्त खेल खेला है। ये बता, हमें क्या पता? हमें क्या पता चैतन्य पर पंडित जी की इस बात का कोई असर भी हुआ है कि नहीं है? असर तो जरूर होगा माँ। चैतन्य अनुपमा से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि उसकी जरा सी भी तकलीफ उसे बर्दाश्त नहीं होती। प्यार करने वालों की बस यही कमजोरी होती है, और कमजोर नस पर वार करना माया की खासियत है माँ। अब आज रात क्या बहाना बनाऊं? कल रात के लिए अनुपमा ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन रोज रोज क्या बात कह के उससे दूरी बनाए रखूं? कैसे बताऊं कि अगर मैं उससे 6 महीने दूर नहीं रहा तो
उसकी जान को खतरा है। कैसे बोलूं? क्या देख रहे हो? अपनी जिंदगी को देख रहा हूं। आपको कोई एतराज? और क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूं कि शादी के बाद तो मेरा काम में मेरा मन लगने वाला नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि मुझे हर वक्त ये इंतजार रहेगा कि मैं कब घर जाऊं और कब मैं अपने कमरे में जाऊं। कमरे में क्या है? कमरे में कोई मेरा पलके बिछाए मेरा इंतजार कर रहा होगा और मैं उसे जाते ही अपनी बाहों में ले लूंगा। अब तुम मुझसे वादा कर कि यूं ही हर रोज सच धज के तुम मेरा इंतजार करोगे। ये क्या? ये क्या अनु? चैतन्य, अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, पर ऐसे मुझसे मुंह मत मोड़ना, मुझसे नाराज मत होना। एक पगली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तो कभी तुमसे नाराज नहीं हो सकता। दूरी क्यों? बोलो चैतन्य, क्या बात है? अनु, शादी के दौरान उस पंडित का कहना था कि शादी के बाद 6 महीने तक अगर तुम में और अनुपमा बिटिया में पति पत्नी के संबंध कायम हुए तो अनुपमा बिटिया की जान को खतरा हो सकता है। कि अगर 6 महीना तुमसे दूर रहने से तुम पर आने वाली मुसीबत टल जाए तो मेरे लिए उससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है। मुझे गलत मत समझना अनु। नहीं चैतन्य, जिंदगी भर का साथ पाने के लिए मुझे ये दूरियां मंजूर है। और फिर तुम्हारी इन दूरियों में प्यार की कितनी नजदीकियां हैं चैतन्य। 6 महीने तो क्या, तुम्हारे प्यार के सहारे मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है चैतन्य, सिर्फ तुम्हारे साथ की।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई लव यू। मैं भी। जानती हूँ मैं आज तुम्हें यहाँ किस लिए लाई हूँ? हमारे घर की रस्म है कि नई बहू हमेशा हलवा बनाती है और आज तुम्हें वो रस्म निभानी है। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम्हें तो पता नहीं किचन में कौन सी चीज़ कहाँ है ना? आशा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इनकी मदद कर लेंगे। आप जाइए। ठीक है बेटा। वो सुहागरात वाली रात को हमने चैतन्य भाई साहब को बाहर जाते हुए देखा। क्या हुआ था? कोई झगड़ा या तकरार? अब सुहागरात तो प्यार भरी रात होती है ना, तकरार वाली नहीं। तो फिर हुआ क्या था, बताइए ना भाभी साहब। वो चीनी कहाँ है? वो मैं देख लेती हूँ। आप हमसे अपनी दिल की बात कह सकती हैं। अब देखिए ना, हमें शादीशुदा जिंदगी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए हो सकता है हम आपको कोई अच्छी एडवाइस या सुझाव दे सके। और वैसे भी आपकी तो ये शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत है ना। अब बताइए ना भाभी साहब, आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खाइए भाई साहब की कसम। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? चैतन्य तुम मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे अपनी जिंदगी मानते हैं वो। ओह, ये तो बहुत पक्की है, हमारी बातों में आने वाली नहीं। इतनी आसानी से कुछ बताएगी नहीं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है हलवे की। वाकई बहुत ही अच्छा बना है। चखो चखो चैतन्य। इंद्रजीत को भी दो। इंद्रजीत, यू मस्ट हैव दिस। बहुत ही अच्छा बना है। मॉम मॉम मॉम, आपको पता है ना कि मुझे हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं किसी दिन अपनी पसंद की चीज भाभी जी से बनवा कर खा लूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। बट आई यू मिसिंग समथिंग। ओके, गोट गो। बाय। मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं मेरे साथ हैं। आज मेरा परिवार पूरा हुआ। अनुपमा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ अधिकार भी हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकारों के बारे में पहले बता दूं। इस घर की और तिजोरी की चाबियां संभालना तुम्हारा अधिकार है। आज से ये चाबियां तुम संभालोगी। पद्मिनी बेटे, घर और तिजोरी की चाबियां
अनुपमा को दे दो। घर और तिजोरी की चाबियां अनुपमा को दे दो। घर और तिजोरी की चाबियां अनुपमा को दे दो। इस घर की और तिजोरी की चाबियां संभालना तुम्हारा अधिकार है। आज से ये चाबियां तुम संभालोगी। पद्मिनी बेटे, घर और तिजोरी की चाबियां अनुपमा को सौंप दो। आशा, ये चाबियां हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं बेटे, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो इस खानदान की परंपरा यह है कि चाबियां हमेशा बड़ी बहू संभालती है। आज तक के इस घर में बड़ी बहू थी ही नहीं, तो तुम संभाल रही थी। अब जब अनुपमा आ गई है तो उसे उसकी जिम्मेदारी सौंप दो ना। माँ, ये चाबियां पद्मिनी के पास ही रहने दीजिए। नहीं अनुपमा, पद्मिनी अच्छी तरह से समझती है इस खानदान की परंपराएं क्या है ना पद्मिनी? चलो बेटे, तुम खुद अपने हाथों से ये चाबियां अनुपमा को सौंपो। लाओ, मैं लगा दूं। बहू, ये चाबियां संभालना तुम्हारा अधिकार है। बेटे, ये सिर्फ चाबियां नहीं है, इन चाबियों के साथ एक सास का विश्वास है कि तुम इस घर की परंपरा और इस घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाओगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे फर्ज के बारे में भी बता दूं। आज से रोज सुबह भगवान को भोग तुम लगाओगी और हर सुबह अपने ससुर जी की तस्वीर पे फूल माला तुम बदलोगी। ये तुम्हारे फर्ज है और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाओगी और मेरे विश्वास का मान रखोगी, है ना? माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके विश्वास का मान रख सकूं। जीती रहो बेटी। हमारा इतना अपमान, हमारे हाथ की चाबियां उस अनाथ की बीवी को दे दी गई। घर की बहू हम हैं और इज्जत उस अनाथ की बीवी को मिल रही है। ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैतन्य, देखो ना, माँ ने आज मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाई वाह, माँ ने तो आपको मालकिन ही बना दी। क्या है ना मालकिन, वो इस नाचीज से अगर जाने अनजाने कभी कोई गलती हो जाए तो डांटिएगा मत। वो क्या है ना कि मैं अपनी नई नवेली पत्नी का इकलौता पति। हाँ हाँ, सोचेंगे। सोचेंगे? हाँ, अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं क्या। ये पंडित। मासा, ये गहने आप रख लीजिए। लेकिन ये तो तुम्हारी शादी के गहने हैं बेटे। जी, इसलिए इन्हें लौटा रही। लेकिन क्यों बेटे, इन पे तो तुम्हारा हक है।
आपका बस चले तो हमारा हक आप किसी को भी दे सकती हैं। वो चाबी आज तक हमारे पास हुआ करती थी, लेकिन आपने हमसे लेकर उसे दे दी। तो फिर ये गहने भी ले लीजिए। ये क्या कर रही हो पद्मिनी? अभी तक नाराज हो चाबियों वाली बात से? देखो बेटे, दिल बड़ा रखना सीखो। लेकिन कोई ऐरा गहरा हमारा हक ले ले तो दिल तो दुखेगा ही ना। अगर तुम्हारी सोच छोटी रखोगी तो दिल दुखेगा तुम्हारा। चाबियां हमेशा बड़े बहू के हाथ में ही शोभा देती हैं। आप उसे बड़ी बहू क्यों कह रहे हैं? वो इस घर की बड़ी बहू नहीं है। चैतन्य शेखावत खानदान का बेटा नहीं है, वो एक अनाथ है और वो एक अनाथ की पत्नी है। पद्मिनी, अपने जेठ और जेठानी का अपमान मत करो। ऐसा हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपनों से परायापन और परायों से अपनापन आप क्यों दिखा रही हैं? हम इस घर की इकलौती बहू हैं। देखिए माँ साहब, आप अनुपमा को प्यार करिए, इस घर में रखिए, उसे इज्जत दीजिए, चाहे तो उसे जेवर भी दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारा हक उसे मत दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। ओ, तो तुम समझती हो कि तुम इस खानदान की इकलौती बहू हो। तुम्हें जो कहना था तुमने कह लिया। अब मैं जो कह रही हूं वो सुनो। शेखावत खानदान की मां, शेखावत खानदान की कर्ता धर्ता मैं हूं, और मुझे क्या करना है, किसे क्या देना है, मुझे इसके लिए तुमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आज मैं तुम और गलतफहमी दूर कर देती हूँ। चैतन्य इस घर का बड़ा बेटा है और अनुपमा इस घर की बड़ी बहू है। रिश्तों की यही सच्चाई है। अब इसे मानना या ना मानना ये तुम पर है। चैतन्य इस घर का बड़ा बेटा है और अनुपमा इस घर की बड़ी बहू है। इस घर की बड़ी। बाईसा, नीचे बनिए की दुकान से महीने का राशन आया। अब अपनी कमर से चाबियां निकालिए और उसका हिसाब कर दीजिए। बाईसा, अब जिसके पास चाबी होंगी, घर का हिसाब किताब भी तो वही रखेगा ना। अरे नहीं है हमारे पास चाबियां वाबियां। निकल जा यहाँ से, हमारा दिमाग मत खराब कर। सुना नहीं तूने? हमारा मुंह क्या देख रही है? दरवाजा उधर है, जाती क्यों नहीं है? पर बाईसा, निकल, दरवाजे से निकल तू यहाँ से। दोबारा मत शक्ल दिखाना। हमें छोड़ के चली जा, तू भी चली जा। आओ बेटे, ऑफिस तो तुमने देख ही ली और ये है तुम्हारा कैबिन। बैठो। हाँ। बैठो। मैं जानती हूँ तुम पूरी मेहनत और लगन से ये ऑफिस संभालोगे। मनोज जी बड़ी आज से चैतन्य ये ऑफिस संभालेंगे और फैक्ट्री का हिसाब किताब भी चैतन्य ही देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपने हमेशा इंद्रजीत का साथ दिया है, आप मेरे बड़े बेटे का भी साथ देंगे। जी मालकिन। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी नहीं। बैठो बेटे। थैंक यू माँ। ये तुम क्या कह रहे हो मनोज? वही कह रहा हूँ सरकार, तो मैंने अपनी आंखों से इस ऑफिस में होते हुए देखा है। बड़ी मालकिन ने पहला चैतन्य को सारे स्टाफ से मिलवाया, उसके बाद आप ही के बारार वाली फर्स्ट क्लास केबिन में ले जाकर बिठा दिया। अब आप ही बताइए ऐसा क्यों? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं मनोज। माँ ने उसकी पढ़ाई लिखाई पर इतना पैसा जो खर्च किया है, तो पैसा वसूल भी तो होना चाहिए। और वैसे भी नौकरी का एक उसूल है,
जितना बड़ा नौकर उतनी ज्यादा सहूलियतें। फिर भी नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक होता है। हाँ, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी मालकिन चेतन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है? अब देखिए, पहले दिन ही ऑफिस में इतनी इज्जत, इतनी जिम्मेदारियां, और एक अलग से केबिन। ये सब कुछ यूं ही नहीं होता मालिक। पद्मिनी, 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 मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्यों, खराब लग रही है हमारी तबीयत? वैसे तुम घबरा क्यों रही थी? तुम्हें क्या लगा कि पद्मिनी दरवाजा नहीं खोल रही है तो पद्मिनी ने आत्महत्या कर ली? क्या बात है पद्मिनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई हो तो? बस बस, हमारे सामने हमदर्दी का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं अनुपमा। पद्मिनी, दिखावा? ये तुम ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। पहले तुम हमें चोट पहुंचाती हो, उसके बाद मलहम लगाने आ जाती हो। हमारा हक छीन कर हमसे मीठी मीठी बातें करने आ गई हो। पद्मिनी, बस बस, ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। अरे आज तक तुम्हारा पति इस घर के टुकड़ों पर पल रहा था। हमने कोई शिकायत नहीं की। हमने सोचा कि मासा ने एक अनाथ को सहारा दिया तो क्या हुआ? इतना दान पुण्य तो शेखावत खानदान कर ही लेता। थोड़ी सी खैरात उस अनाथ को दे भी दी तो क्या हुआ? और वैसे भी समंदर में से चिड़िया चोंच में अगर थोड़ा सा पानी भर भी लेती है तो समंदर का पानी कम तो नहीं हो जाता ना। चैतन्य की शादी हुई तो हमने ये सोचा कि तुम भी उस अनाथ की तरह इस घर के टुकड़ों में खुश रहोगी। तुम्हारे इरादे तो कुछ ज्यादा ही बुलंद निकले, लेकिन तुम्हारी नजर तो सीधा हमारी कमर पर लटकती हुई चाबियों पर जा पड़ी। ये तो वही बात हो गई कि आग लेने आई थी और घर की मालकिन ही बन बैठी। बड़ी बहू मिल गई ठंडक, हमसे हमारी चाबियां छीनकर। अनुपमा, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। अरे आज तक तुम्हारा पति इस घर के टुकड़ों पर पल रहा था। हमने कोई शिकायत नहीं की। हमने कोई शिकायत नहीं। चैतन्य की शादी हुई तो हमने ये सोचा कि तुम भी उस अनाथ की तरह इस घर के टुकड़ों में खुश रहो, लेकिन तुम्हारी नजर तो सीधा हमारी कमर पर लटकती हुई चाबियों पर जा पड़ी। अरे आप कब आए? क्या बात है जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने चुप चुप से क्यों हैं? आपकी ये चुप्पी मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्या बोलूं माया, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बोलिए ना प्लीज। हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की जो ओवरसीज की पेमेंट थी 30 करोड़ की, जो आने वाली थी। हाँ, वो पेमेंट आ गई ना? हम डूब गए माया, हम डूब गए हैं क्योंकि वो पेमेंट अब आने वाली नहीं है। पर ये सब कैसे? वो पार्टी बैंकरप्ट हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा नुकसान हम कैसे सहेंगे। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमें आसमान से उठाकर जमीन पर पटक डाला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस घर की हवा में अचानक
खुशियों के रंग फीके क्यों पड़ने लग गए? क्यों खुशियां रूठ गई हैं इस घर से? क्यों? माँ, अनुपमा बेटी आओ बैठो। कुछ कहना चाहती हो? माँ वो माँ ये चाबियां मैं लौटाना चाहती थी। बेटी तुम जानती हो कि ये सिर्फ चाबियां नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो मैंने तुम्हें सौंपी है। हाँ माँ जानती हूँ, पर देखो बेटी, मैं इस घर में बड़ी हूँ, किसे क्या देना है ये फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम कभी भी अपने दिल पे ये बोझ मत रखना कि मैंने किसी का हक छीन कर तुम्हें ये चाबियां दी हैं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और ये चाबियां संभालने का हक सिर्फ तुम्हारा है। बच्चे कभी कभी अपनी नादानी में ये सोच लेते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं एक माँ हूँ और माँ का दिल कभी भी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकता। माँ लेकिन बस अब और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती इन चाबियों के बारे में। ये चाबियां तुम्हें सौंपना मेरी खुशी है, मेरी मर्जी है और मेरी आज्ञा है। इन्हें मेरा प्यार भरा आशीर्वाद समझ के रख लो बेटी। पद्मिनी, पद्मिनी, क्या हुआ तुम्हें? हम इस घर की बहू है, लेकिन जब हमारा हक छीन कर उस अनाथ की पत्नी अनुपमा को दे दिया जाएगा तो क्या दिल दुखेगा नहीं क्या? इस खानदान की परंपरा यह है कि चाबियां हमेशा बड़ी बहू संभालती है। आज तक के इस घर में बड़ी बहू थी ही नहीं, तो तुम संभाल रही थी। अब जब अनुपमा आ गई है तो उसे उसकी जिम्मेदारी सौंप दो ना। हर बात की एक हद होती है, लेकिन ये नहीं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। माँ ने वो खानदानी 9 लाख का हार उठाकर उसे खैरात में दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूं कि इस घर में ये तमाशा क्या हो रहा है। नहीं, आखिर हम राजपूत खानदान की बेटी हैं और वार हमारे हक पर हुआ है। चाबियां हमारे हाथों से ली गई हैं और जब तक ये चाबियां वापस हमारे हाथों में नहीं आ जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये राजपूत खानदान की बेटी का वादा है, खुद से ये वचन है हमारा। जानती हो, एक बहुत अच्छा परिवार तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी देवरानी पद्मिनी, उसमें तुम्हें एक बहुत अच्छी सहेली मिलेगी। अरे आज तक तुम्हारा पति इस घर के टुकड़ों पर पल रहा था, हमने कोई शिकायत नहीं की। हमने सोचा कि मासा ने एक अनाथ को सहारा दिया तो क्या हुआ। मेरा छोटा भाई इंद्रजीत तुम्हें वीर की कमी कभी होने नहीं देगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
आज पद्मिनी ने जो भी कड़वी बातें कही, इसके बारे में चैतन्य को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो चैतन्य के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। हाय अनु। क्या बात है, आज मेरी अनु थोड़ी परेशान और उदास दिख रही है। नहीं तो या तो फिर काफी थक गई होगी। अब जिम्मेदारियां मिली हैं, इतनी भारी भरकम चाबी दी गई है आपको, तो जी नहीं, घर का काम करती कहाँ हूँ मैं, सारा काम तो नौकर करते हैं, मैं तो बस मालकिन बनकर ऑर्डर करती हूँ। चैतन्य, मुझे एक बात कहनी थी। आप कुछ क्यों, 100 बात भी कहेंगे तो मैं सुनूंगा। वो मैं क्या सोच रही थी कि अब इतने बड़े घर का काम मैं ढंग से नहीं संभाल पाऊंगी, और पद्मिनी तो इस घर में पहले से है और इतने अच्छे से घर का काम भी संभाल रही थी, तो मैं चाहती थी कि ये चाबियां पद्मिनी के पास ही रहें। पर जब मैंने माँ से कहा तो माँ ने मना कर दिया ना। अब इस बारे में माँ से दोबारा मत कुछ कहना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम इन्हें माँ का आशीर्वाद समझ के अपने पास रखो। तुम्हारे बदन की खुशबू, जानती हो, फूलों की महक को भी फीकी कर देती है। ओह, I'm sorry. देखिए, मुझे लगा कि वो पद्मिनी है। दरअसल ये जो चाबियों की खनक है ना, वो मुझे उससे ही सुनाई देती थी। I'm sorry. Sweetheart, good morning.
क्या हुआ? तुम डर गई? वैसे मेरे अलावा और कौन है जो तुम्हें इस तरह हक कर सकता है? अब तो मुस्कुरा दो। मैं तुम्हें एक चीज तो दिखाना भूल ही गया। एक मिनट। चैतन्य, वो इंद्रजीत भैया। अमेजिंग। जो बात मेरे दिल में है वो बात तुम्हारे जुबान पे। भाई आप तो जादूगर होते जा रहे हैं। हाँ? ये देखो, कल ऑफिस जाते वक्त रास्ते में फ्रेमिंग वाले से खरीदी थी। अब इसे मैं अपने टेबल पे रखूंगा। मैं और मेरा भाई मिलकर माँ के हर सपने को पूरा करेंगे। इंद्रजीत थोड़ा जबान का कड़वा है लेकिन दिल का बहुत साफ है। अब कैसे बताऊं चैतन्य को कि इंद्रजीत भैया नहीं, चुप रहना ही बेहतर होगा। जिसके लिए चैतन्य के दिल में इतना प्यार है, उसके बारे में चैतन्य को कैसे? नाराज हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि अपनी नई नवेली दुल्हन को मैं कम इम्पोर्टेंस देने लग गया हूँ? हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, तुम्हें तो हर पल मेरी नजरों के सामने रहना है। भाभी साहब, देखिए, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप ये समझिए कि कल आपने एक बुरा सपना देखा था। पता नहीं कल हमें क्या हो गया था, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि हमें उन चाबियों की इतनी आदत पड़ गई थी कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं और घर की परंपरा के मुताबिक उन चाबियों पर सिर्फ आपका हक बनता है। मासा ने आपको चाबियां देकर तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, इसलिए हमें भी एक अच्छी बहू की तरह उनका मान रखकर अपना फर्ज अदा करना चाहिए। भाभी साहब, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए। आप हमें माफ करेंगी ना? नहीं पद्मिनी, मुझसे माफी मत मांगो। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, और अपनी छोटी बहन से मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? तुम यहाँ हो अनुपमा, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें बताना था कि आज पूर्णिमा है, तो आज 11 ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करेंगे। पूजा का भोग और ब्राह्मणों का भोजन दोनों तुम्हें ही बनाने हैं। बस बहू, इतना ख्याल रखना, हर चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, वरना पूजा का सारा फल व्यर्थ हो जाएगा। जी माँ। मासा, हम चाहते हैं कि हम इनकी मदद करें। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देरानी और जेठानी दोनों मिलकर सब संभाल लेना। शुक्र है, पद्मिनी का गुस्सा तो शांत हुआ। माया पुत्र, देख तो सही कौन आए हैं। नमस्ते नमस्ते। बैठो जी, बैठो। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके चुनर हैं। हमेशा हम ही से जो लिख रखते हैं। अच्छा, पिछली बार आपने कुंदन की फरमाइश की थी। हाँ। एकदम नया डिजाइन आया है जयपुर से। तो हमने भी सोचा क्यों ना सबसे पहले आपको दिखा दें। दिखाइए। हाँ हाँ, दिखाओ जी। ये देखिए, ये देखिए। वाह भाई वाह, ओ भाई राम झूठ ना बुलाए, बड़ा ही सोना है जी। है माया पुत्र, देख तो सही। सच माँ,
इसको देखकर तो मुंह से सिर्फ तारीफ ही निकल सकती है। कैसा लग रहा है? ओ भाई तू सोनी, ये नकलेस सोना तो फिर राम झूठ ना बुलाए, और पहनने वाली तो सोनी लग गएगी ना मेरी सोनी है। ऐसे माए पुत्र तू ऐसा कर, तू ना इसे खरीद ही ले, रिदमा की शादी में पहन लेना ना हो। माँ मैं भी सोच रही हूँ कि इसे ले ही लो। माया जी अब आई, एक मिनट है। सुनिए जी, ये देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? मैं सोच रही थी कि माया, मुझे तुम्हें ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। तुम तो जानती हो बिजनेस में हम लोगों ने कितनी बड़ी चोट खाई है। मैं चाहकर भी तुम्हें नेकलेस नहीं। माया, तुमने हर दुख में, हर तकलीफ में मेरा साथ दिया है। इस मुश्किल घड़ी में भी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपकी परेशानी मेरी परेशानी नहीं? अगर इस मुश्किल के वक्त हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? भाई साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी पति की पसंद के बिना मैं कुछ खरीदती नहीं हूँ, और ये उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। अगली बार कुछ और आए तो जरूर दिखाइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले महीने हमारे पास और भी नए डिजाइन आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अमाया पुत्र, न राम झूठ ना बुलाए, सच बता, हमारे हालात क्या इतने बुरे हो गए हैं कि एक नकलेस खरीदने के भी लाले पड़ गए हमको, है? हाँ माँ, मुझे भी यही बात खाई जा रही है। जी भगवान। ठीक है, अब आप जाओ। आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? आप ऑफिस जाइए। पता है आज मुझे कितना काम है। आज ब्राह्मण घर पर आ रहे हैं भोजन के लिए, और भोग और प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी माँ ने मुझे दी है। चैतन्य छोड़ो, कोई देख लेगा। So what? अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ, किसी और का नहीं। देख लेगा। So what? अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ, किसी और का नहीं। पद्मिनी, एक बार देख लो ना, सब ठीक तो है? कहीं किसी चीज में कोई कमी तो नहीं रह गई? कमी रहने का तो सवाल ही नहीं उठता है भाभी साहब। आप सुबह से इतनी प्यार, मेहनत, श्रद्धा और लगन से जो बना रही है, ये सब साफ कर दो। अनुपमा बेटे। आई माँ, मैं अभी आती हूँ। जी। आइए पंडित जी। भागवती हो, जुग जुग जी। पंडित जी, ये अनुपमा है, मेरी बड़ी बहू।
जब से ऐसे कदम मेरे घर में पड़े हैं हमारे तो बस भाग्य ही खुल गए। आज का भोग और प्रसाद भी इसी ने अपने हाथों से बनाया है। आइए। पंडित जी, माँ को भोग लगाइए। आप सब विराजिए, मैं भोजन लगवाती हूँ। ओम नाभ्यायाशेदन्तरिक्षगं शेषोद्याः शमवरददा प्रथेभ्यां भूमिदिरिसः श्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन्नः। पंडित जी, भोजन आरंभ कीजिए। भोजन में प्याज का छिलका, ये क्या शारदा देवी, इतना बड़ा अन्न? अगर हमने ये अन्न खा लिया होता तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता। इतनी लापरवाही हम पहली बार देख रहे हैं। अगर इस पूजा को तरीके से नहीं कर सकते तो इसे रखने की जरूरत क्या थी?